हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। हम लोग ने इससे पहले ज्योग्राफी में क्या पढ़ा, हम लोग ने मृदा देखा और जो यहाँ की वनस्पतियाँ हैं उसको देखा, और हमने जो हमारा वन क्षेत्र है वो सारे देखे। अब हम लोग आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है क्या, हमारा इरिगेशन, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कृषि एवं सिंचाई। ठीक है, इसमें हम लोग देख लेते हैं दोनों चीज़ों को क्या होती है। कृषि देखिए पहले, कृषि का मतलब क्या होता है, कृषि किससे संबंधित है। कृषि का बोलने का मतलब यह है फसलों और पेड़ पौधों की खेती। खेती करना मतलब कि उगाना, किसी भी चीज़ों को, फसल को, किसी भी सब्जी को, किसी भी फल को उगाने को क्या बोलते हैं, खेती बोलते हैं। और जब हम किसी भी फसल या फिर पेड़ पौधों की खेती करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कृषि, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, ठीक है। तो हमारे भारत में कैसी जलवायु है, यहाँ पे उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों है। ठीक है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है हमारे भारत में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारा भारत कहाँ लोकेटेड है, ये देखिए मैप, यहाँ पे है ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा ना। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और इसके जस्ट बगल में इधर की ओर, और जो इधर की ओर इसको क्या बोलते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, तो हमारा जो भारत है यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, भारत जो है यहाँ पे लोकेटेड है, ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटि दोनों में स्थित है। तो यहाँ पे स्थित होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे हम लोग साल में 2 या 2 से अधिक बार भी फसलें, जो खेती का जो क्षेत्र है, हमारा जो फार्म है, वहाँ पे क्या होता है 2 या 2 से अधिक बार भी एक साल में फसलें उगाई जा सकती हैं। ठीक है, ये इसकी खासियत है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय होने से। ठीक है, और यहाँ पे जो 55% से अधिक कृषि जो है, हमारा जो क्षेत्र है कृषि पर निर्भर करता है। जो 55% जो पॉपुलेशन है, मतलब जो हम लोग की जनसंख्या है, 55% उसका भाग जो है कृषि से रिलेटेड कार्यों पे निर्भर करता है, 55%। ठीक है, प्रति व्यक्ति कृषि भूमि, जो हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति कृषि भूमि प्रेजेंट में है वो कितनी है, 0.1 हेक्टेयर। 0.1 हेक्टेयर क्या है हमारे यहाँ प्रेजेंट में जो कृषि भूमि है, प्रति व्यक्ति कृषि भूमि वो है। और ये पहले 1951 में ये ज़्यादा थी, कितनी थी, 0.2 हेक्टेयर के आसपास, 0.2 हेक्टेयर उस समय थी। ठीक है, 0.2 नहीं, ये यहाँ पे जो 1951 में ये 0.3 जो है 3 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति कृषि भूमि थी। ठीक है, उसके बाद देखिए कुल क्षेत्रफल, जो हमारे भारत की भूमि का कुल क्षेत्रफल है उस पर क्या, कौन सा क्षेत्र किस चीज़ को मिलता है वो देख लीजिए। जो हमारा कृषि है उसको 51% का क्षेत्र मिलता है। जो हमारे यहाँ मतलब खेती होती है वो 51% वाले क्षेत्र पर खेती होती है भारत में। और जो हमारा 4% भारत का क्षेत्र है उस पर क्या है, चारागाह। चारागाह मतलब जो पशुओं के लिए चारा के लिए गाह होता है उसके लिए चारागाह बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए 51% जो है हमारे यहाँ, 51 नहीं 21% जो है ये क्या है, ये वन है, 21% वन है। और जो हमारा 24% मतलब 24% भू बंजर भाग है। ठीक है, तो हमारा 24% भू जो है बंजर है, 21% पे क्या है, वन है, 4% पे चारागाह है, और 51% पे कृषि भूमि है। ठीक है, तो हमारा देख लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, भारतीय कृषि का इतिहास। जो हमारा भारतीय कृषि का इतिहास है पुस्तक, ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, महेंद्र सिंह रंधावा के द्वारा। जो हमारा भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है, महेंद्र सिंह रंधावा के द्वारा। महेंद्र सिंह रंधावा कौन है, ये एक व्यक्ति है जो कि हरित क्रांति में इनका सहयोग रहा, मतलब काफ़ी अच्छा योगदान रहा इनका, किसका, महेंद्र सिंह रंधावा का। तो ये उससे रिलेटेड है। तो ये हो गया हमारा कृषि। आपने देख लिया क्या किसको कृषि बोलते हैं, फसलों या फिर पेड़ पौधों को उगाने को खेती या फिर कृषि बोलते हैं। ठीक है, उगाने की खेती को कृषि बोलते हैं। उसके बाद देखिए जो हमारे क्रॉप्स होते हैं, क्रॉप्स, फसल क्या चीज़ है, फसल, क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या होते हैं, जो हम उगाते हैं उसी को क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, उसमें प्रमुख फसलें देख लीजिए, उसको भी विभाजित किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में। तो हमारा जो पहले खाद्यान्न वाले जो क्रॉप्स हैं, खाद्यान्न फसल जो है उसमें देखिए कौन कौन से आते हैं, उसमें आता है हमारा चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार,
बाजरा, रागी, जौ और दालें, ये सारे जो है खाद्यान्न फसल में आते हैं। कौन कौन से अनाज जो हैं सारे वो किस में आते हैं? खाद्यान्न में आते हैं। चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, जौ और दालें। फिर उसके बाद देखिए पेय पदार्थ। पेय पदार्थ मतलब जो पीने योग्य पदार्थ होता है उसको बोलते हैं पेय पदार्थ, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो है चाय उगाते हैं हम लोग, और कहवा उगाते हैं, और ये क्या है? तंबाकू। ये सारी क्या है? पेय पदार्थ हैं, ठीक है। तो ये पेय पदार्थों वाले फसल हैं, तो इसको भी उगाया जाता है। और जो हमारा व्यावसायिक और नगदी फसल, व्यावसायिक और नगदी फसल किसको बोलते हैं? जिससे व्यवसाय होता है, जैसे कि हमारा ऑयल हो गया और हमारे जो ये शुगर कैन्स हो गए, ये सब क्या है? ये सब व्यावसायिक फसल है, ठीक है। इसमें देख लीजिए कौन कौन से हैं। गन्ना हो गया, तिलहन हो गया, तिलहन मतलब वही ऑयल वाले सारे आ गए। और इसमें देखिए सोयाबीन, रबड़ और फल एवं सब्जियां, ये सारी क्या हो गई? व्यावसायिक और नगदी फसलें हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए रेशेदार पौधे। रेशेदार पौधे में क्या क्या आते हैं? ये भी फसल है। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आता है कपास, जूट, सन, पटुआ और मेस्ता। ये सारे क्या हैं? रेशेदार पौधे हैं। रेशेदार पौधे जो हैं ये चार प्रकार के जो होते हैं हमारे यहाँ फसल होती है, उसको देख लीजिए। खाद्यान्न और पेय पदार्थ, व्यावसायिक फसल और रेशेदार पौधे। तो अब आगे देखते हैं क्या ऋतुओं के आधार पर जो हमारा वर्गीकरण है फसलों का, उसको देख लेते हैं ना। तो ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण कैसे है? देखिए हमारे यहाँ 3 प्रकार के फसल पाए जाते हैं। कौन से? राबी की फसल, खरीफ फसल और जो है जायद फसल ना। तो हमारे यहाँ जो राबी की फसल है उसकी बुवाई कब होती है? उसकी बुवाई अक्टूबर और नवंबर के बीच में होती है। अक्टूबर और नवंबर के बीच में बोया जाता है। और कटाई कब होती है? देख लीजिए मार्च अप्रैल के बीच में इसकी कटाई हो जाती है, काट लिया जाता है मार्च अप्रैल के बीच में। और इसमें कौन कौन सी फसल आती है? देखिए गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई आदि। मतलब ये सारे जो फसल है ये कौन सी है? राबी की फसल है। और बुआई कब होती है इसकी? अक्टूबर नवंबर के बीच में बुआई होती है और मार्च और अप्रैल के बीच में इसको काट लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए खरीफ क्रॉप्स मतलब खरीफ की फसल, इसकी बुआई कब होती है? ये कब बोया जाता है? जून और जुलाई के बीच में बोया जाता है। जून और जुलाई के बीच में बोया जाता है, जून और जुलाई के बीच में बोया जाता है। और सितंबर और अक्टूबर के बीच में क्या होती है? काट लिया जाता है, तो काटा जाता है, ठीक है। तो खरीफ की फसल की बुआई कब होती है? जून जुलाई के बीच में, और सितंबर अक्टूबर के बीच में काट लिया जाता है। इसमें कौन कौन सी फसलें आती है इसको देख लीजिए। तो इसमें कौन कौन सी फसल आती है? इसमें आता है धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि। तो ये सारे जो फसलें हैं ये कौन सी हैं? ये खरीफ क्रॉप्स है ना। और इसमें को देख लीजिए कब बुआई कब कटाई होता है। ये सारी क्या हैं? खरीफ की फसलें हैं। उसके बाद देखिए जायद फसल। जायद फसल क्या होती है? इसका देखिए कब बोया जाता है? मार्च में बोया जाता है और जून में काट लिया जाता है। तो ये काफ़ी कम टाइम में ये फसलें हो जाती हैं और ये काफ़ी कम टाइम के लिए होती भी है, ठीक है। इसका कम समय होता है, उसी दौरान ये आती हैं, उसी दौरान कुछ टाइम बाद चली जाती हैं। तो मार्च और जून के बीच, मार्च में बोया जाता है, जून में काट लिया जाता है। कौन कौन सी फसलें हैं? तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा और करेला, ये सब क्या हैं? जायद फसलें हैं, जायद फसलें हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। उसमें देखिए क्या है? चावल। चावल की बात कर रहा है। चावल जो है सबसे ज़्यादा कौन से देश में होता है? सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? चाइना करता है, ठीक है, चीन। फिर उसके बाद कौन करता है? भारत करता है। फिर तीसरे नंबर पे कौन करता है? इंडोनेशिया करता है। तो ये 3 बड़े देश हैं जो कि चावल का उत्पादन करने में सबसे ज़्यादा कौन करता है? चीन करता है, फिर भारत करता है, फिर हमारा इंडोनेशिया करता है। उसके बाद देखिए कृषि निदेशालय द्वारा
विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति कौन सी है? मतलब कृषि निदेशालय, जो भारत की कृषि निदेशालय है वो क्या करते रहती है? फसलों को विकसित करते रहती है ना, ताकि फसल जो है और पैदावार जो है अच्छी हो। तो उसके द्वारा एक विकसित फसल है जो कि बौनी प्रजाति है, कौन सी है? जया थी ना। तो कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति कौन सी थी? जया थी। ठीक है। उसके बाद देखिए गोल्डन धान जो है एक तरह का धान है जिसमें क्या होता है? विटामिन ए की मात्रा जो है प्रचुर होती है। विटामिन ए की मात्रा जो है सर्वाधिक और प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद देखिए गेहूँ उत्पादन, हमारे उत्तर प्रदेश जो है वो गेहूं उत्पादन में राज्यों में सबसे ऊपर है। मतलब सबसे टॉप पे कौन है? हमारा उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में, सारे राज्यों के मुकाबले में। तो ठीक है, जान जाइए ये उत्तर प्रदेश में क्या सबसे ज़्यादा होता है? गेहूं। और यहाँ जब अगर हम लोग बात करें प्रति हेक्टेयर की, तो उसमें कौन सबसे ज़्यादा उगाता है? पंजाब। तो मतलब प्रति हेक्टेयर उत्पादन के हिसाब से पंजाब प्रथम है। और अगर गेहूं के उत्पादन की बात करें सिर्फ, तो हमारा जो उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा है पंजाब से, तो वहाँ पे ज़्यादा गेहूं होता है। लेकिन प्रति हेक्टेयर की बात कर दें तो यहाँ पे पंजाब प्रथम है। ठीक है, पंजाब प्रथम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए 1960 में हमारा प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो है उसका स्थापना हुई। ठीक है, कहाँ पे हुई? ये पंतनगर उत्तराखंड में इसकी स्थापना हुई। कब? 1960 में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। और उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे? पंतनगर उत्तराखंड में। तो हम लोग देखते हैं जो कृषि के क्षेत्र में जो क्रांतियाँ हुई हैं उसको देख लेते हैं ना। तो हमारा यहाँ कौन कौन सी क्रांतियाँ हुई हैं? यहाँ पे मुख्यतः 2 क्रांतियाँ हम लोग देखेंगे। कौन कौन सी? हरित क्रांति और सदाबहार क्रांति। ठीक है। तो कृषि संबंधी क्रांति मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। ठीक है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन हुए हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको ही बोलते हैं कृषि संबंधी क्रांति। ठीक है। तो उसमें पहला क्या है? क्रांति, हरित क्रांति, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। इसके जनक कौन थे? हरित क्रांति के जनक कौन थे? ये देखिए एम.एस. स्वामीनाथन जो थे वो क्या थे? भारतीय हरित क्रांति के जनक थे। इसी तरह जो हरित क्रांति भारत में हुई है वैसे वर्ल्ड लेवल में भी, मतलब कि विश्व के स्तर पे भी हुई थी। उसके जनक कौन थे? उसके जनक कौन था? नॉर्मन बोरलॉग थे, जो कि विश्व के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है। फिर उसका देखिए भारत में 1966 से 67, ठीक है, तक क्या है? नई कृषि नीति के अपनाए गए। ठीक है। हरित क्रांति में क्या हुआ? कौन सा पीरियड था हरित क्रांति का? 1966 से 1967 का। ठीक है। इसमें क्या हुआ? नई कृषि नीति लाए गए। ठीक है। और इसमें अधिक उपज वाले जो बीज होते हैं उनका प्रयोग किया गया। अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग किया गया। अधिक उपज वाले बीज का प्रयोग किया गया। और इसमें क्या हुई? बहुफसलीय कार्यक्रम के फलस्वरूप उत्पादन को तीव्र वृद्धि। इसमें मतलब जो बहुफसलीय कार्यक्रम चलाकर उत्पादन को तीव्र वृद्धि करने की योजना बनाई गई हरित क्रांति में। ठीक है। और इसमें जो प्रमुख फसल यूज की गई, कौन सा प्रमुख फसल यूज़ किया गया हरित क्रांति में? वो था मैक्सिकन गेहूँ। मैक्सिकन गेहूँ को मुख्य फसल जो प्रयुक्त हुई कौन सी? ये थी मैक्सिकन गेहूँ। ठीक है। प्रभावित क्षेत्र, जो हरित क्रांति हुआ इससे क्षेत्र कौन कौन से प्रभावित हुए? प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हुए? देखिए हरित क्रांति मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी फसल का वो हुआ उत्पादन? इसमें हुआ गेहूं का। फिर कौन सा? चावल। तो गेहूं के क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन हुआ हरित क्रांति से। तो इससे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हुए? इससे प्रभावित क्षेत्र हुआ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है। और गंगानगर। ठीक है। गंगानगर कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया हरित क्रांति। उसके बाद हम लोग देखते हैं सदाबहार क्रांति जो हुई, एवरग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। एवरग्रीन रेवोल्यूशन ना,
ये कब हुई, इसका देख लीजिए, ये 13 अप्रैल 2006 को प्रारंभ हुई, 13 अप्रैल 2006 को प्रारंभ हुई। और इसमें क्या लक्ष्य रखा गया कि हम 2015 तक जो उत्पादन है हमारा कृषि का उसको दुगना करना है। ठीक है, इसमें क्या लक्ष्य रखा गया, 2015 तक जो हमारा उत्पादन है कृषि का उसको दुगना करने का लक्ष्य रखा गया। इसमें 6 प्रमुख बिंदुओं को अपनाया गया, 6 प्रमुख बिंदुओं को अपनाया गया। ठीक है, जिसमें सदाबहार क्रांति में, ठीक है, 6 प्रमुख बिंदु कौन कौन से थे, मतलब उन 6 बिंदुओं को फॉलो करके अपना के हम लोग को क्या करना था, जो अपना उत्पादन है उसको दुगना करना था। ठीक है, तो उत्पादन दुगना करने के लिए वो बिंदु कौन कौन से देखिए। पहले मिट्टी स्वास्थ्य सुधार, जो हमारे यहाँ की मिट्टी है उसका स्वास्थ्य का सुधार करने का जो बोला गया। तो मतलब जो पहला बिंदु है मिट्टी का स्वास्थ्य सुधार, वो कैसे होगा, वहाँ पे मतलब उसको उपजाऊ बना के, कैसे, उसमें फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, बायो प्रोडक्ट जो होते हैं उसको यूज़ करके जो यहाँ पे करना है उसको मिट्टी को स्वास्थ्य का सुधार करना। ठीक है, और वहाँ पे अच्छे से मतलब उसको फार्मिंग के लिए पेस्टिसाइड वगैरह ज़्यादा ना यूज़ करके उसका सुधार करना था। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था, सिंचाई जल की व्यवस्था और विकास करना था। ठीक है, कुशल उपयोग, जो मतलब सिंचाई जल है जो है सिस्टम उसको कुशलता से उपयोग करना था, और जो जहाँ जहाँ नहीं पहुँचा है मतलब हमारा जो सिंचाई का जल वहाँ पे विकसित करना था उस चीज़ों को। ठीक है, तो सिंचाई जल और विकास और कुशल उपयोग, तो ये 2 पॉइंट। फिर देखिए लघु किसान जो है, लघु किसान पे भी ध्यान देने की ज़रूरत थी, तभी जाके हमारा जो है उत्पादन अच्छा होता। तो लघु किसान पे देखिए उनको क्या किया गया, जीवन निर्वाहन के लिए कार्यक्रम चलाए गए, उनको जीवन निर्वाहन के लिए कार्यक्रम चलाए गए। ठीक है, और फिर देखिए ऋण और बीमा संबंधी कार्यक्रम, ऋण और मतलब कि उधार और जो बीमा होती है फसलों की, ऐसे कार्यक्रम चलाए गए ताकि किसानों को नुकसान ना हो और ऋण लेके वो अपना खेती अच्छे से कर पाए। ठीक है, ये हो गया 4। फिर देखिए मूल्य संवर्धन तकनीकी विकास, जो मूल्य संवर्धन तकनीकी विकास, ऐसे तकनीकी विकास करने थे जिससे कि मूल्य जो है चीज़ों का बढ़ जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए किसान सुलभ विपणन व्यवस्था का विकास, जो किसान के लिए सुलभ कौन सा विपणन व्यवस्था का विकास करना था। तो सुलभ विपणन बोलने क्या हो रहा है, मतलब मार्केट का डेवलप करना था जहाँ पे किसान अपने जो फसलें हों उसको आसानी से बेच पाए। ठीक है, किसान सुलभ विपणन व्यवस्था का विकास करना था। ये किस में आ गया, ये आ गया सदाबहार क्रांति, मतलब जो हमारा एवरग्रीन रेवोल्यूशन है उसमें ये आ गया। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो विधियां हैं कृषि की उसको देख लेते हैं। अलग अलग चीज़ों के लिए जो अलग अलग विधियां अपनाई जाती है उसको देखते हैं, और जो हमारे और भी क्रांतियां हुई अलग अलग क्रॉप्स के लिए, फसलों के लिए, उसको देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं विभिन्न प्रकार के जो कृषि विधियां हैं। देखिए पहले क्या आता है, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या होता है, रेशम के जो कीट होते हैं उनका पालन किया जाता है, रेशम कीट का पालन किया जाता है रेशम के लिए ना, वो क्या बनाते हैं, रेशम बनाते हैं, उनका पालन किया जाता है। फिर एपीकल्चर, एपीकल्चर में क्या होता है, मधुमक्खी पालन किया जाता है। मधुमक्खी पालन क्यों किया जाता है, क्योंकि शहद के उत्पादन के लिए। ठीक है, शहद के लिए। ये सारे क्या है, फार्मिंग है ना, विधियाँ हैं, कृषि विधियाँ हैं। फिर उसके बाद देखिए पिसीकल्चर। पिसी क्या है, पिसीकल्चर है मछली पालन। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है, फूलों के उत्पादन से, फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन से। फिर है विटीकल्चर, अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। क्या, विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद देखिए वर्मीकल्चर, किससे, केचुआ से, केचुआ पालन। ठीक है, वर्मीकल्चर से क्या संबंधित है, केचुआ पालन। ठीक है, पोमोकल्चर किससे संबंधित है, फलों के उत्पादन से संबंधित है हमारा पोमोकल्चर। ठीक है, उसके बाद देखिए ओलेरीकल्चर में क्या है, सब्जियों का उत्पादन, जो सब्जियां होती हैं उनके उत्पादन को क्या बोलते हैं, ओलेरीकल्चर। ठीक है, उसके बाद देखिए हर्टिकल्चर किससे है, बागवानी से, बागवानी करने को वो क्या बोलते हैं, हर्टिकल्चर बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद देखिए एरोपोट्रिक, इसमें क्या होता है, हवा में पौधों को उगाना, हवा में पौधों को उगाने को क्या बोलते हैं, एरोपोट्रिक, ठीक है। फिर हाइड्रोपोनिक्स देखिए, हाइड्रोपोनिक्स में क्या है, जल में पौधे को उगाना, ठीक है, जल में पौधे को उगाने को क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। और जो हम आगे देखते हैं, जो अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग फसलों के लिए जो क्रांतियाँ हुई है उसको देख लेते हैं ना। अलग अलग फसलों के कौन कौन सी क्रांतियाँ हैं। सबसे पहले हरित क्रांति हमने देखा था, क्या चीज़ के लिए था हरित क्रांति, हरित क्रांति में क्या था, गेहूं और चावल की बात हो रही थी, मतलब खाद्यान्न उत्पादन के लिए हुआ था हरित क्रांति, ठीक है। उसके बाद देखिए श्वेत क्रांति, श्वेत मतलब सफ़ेद जो क्रांति है, दूध का कलर कैसा होता है, सफ़ेद, तो ये क्या था, दूध उत्पादन के लिए था श्वेत क्रांति, ठीक है। नीली क्रांति, नीली क्रांति किससे संबंधित है, मछलियों से संबंधित है, मत्स्य उत्पादन को क्या कहा गया, नीली क्रांति, ठीक है। उसके बाद देखिए पीली क्रांति, पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन उत्पादन से, तिलहन मतलब जो ऑयल सीड्स होते हैं उसके उत्पादन से संबंधित है हमारा क्या, पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद देखिए सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति को क्या बोलेंगे, गोल्डन रेवोल्यूशन ना। उसमें देखिए क्या क्या चीज़ का उत्पादन के लिए हुआ, जूट और फलों के उत्पादन के लिए चलाया गया जो है गोल्डन रेवोल्यूशन, ठीक है, सुनहरी क्रांति। फिर उसके बाद देखिए गोल क्रांति, गोल क्रांति किससे संबंधित है, आलू उत्पादन से, आलू कैसा होता है, गोल होता है ना, तो गोल क्रांति किससे संबंधित है, आलू उत्पादन से, ठीक है। उसके बाद देखिए पीला क्रांति, येलो रेवोल्यूशन जो हुआ किसके लिए हुआ, पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम के लिए, ठीक है, पीला क्रांति पेट्रोलियम के लिए। फिर इसके बाद देखिए लाल क्रांति, लाल क्रांति किसके लिए, टमाटर कैसा होता है, लाल होता है, और जो मांस होता है वो भी लाल होता है, तो टमाटर और मांस के उत्पादन के लिए क्या चलाया गया, लाल क्रांति चलाई गई। उसके बाद देखिए भूरी क्रांति, भूरी क्रांति किसके लिए चलाई गई, भूरा कौन क्या होता है, चॉकलेट जो होता है भूरा होता है, तो चॉकलेट उत्पादन के लिए भूरी क्रांति चलाई गई, ठीक है। उसके आगे देखिए क्या है, इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति क्या हुई, इन सभी चीज़ों के लिए चलाई गई क्या, ठीक है, सभी के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। इसमें इंद्रधनुष में क्या कैसे रंग होते हैं, सारे रंग होते हैं, तो सारे चीज़ों से संबंधित है ये, मतलब सारे फसलों से संबंधित, सारे चीज़ों के उत्पादन से संबंधित है इंद्रधनुष क्रांति, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रजत क्रांति, रजत क्रांति किससे संबंधित है, अंडे के उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आगे कि कहाँ पे कौन सी फसल होती है और कहाँ पे ज़्यादा नंबर 1 है, कौन सा राज्य नंबर 1 पे है उस फसल के मामले में, ठीक है। तो देख लेते हैं जो प्रमुख राज्य हैं जहाँ पे जो चीज़ें ज़्यादा मात्रा में होती है उसको देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में क्या होता है, केसर पाया जाता है, केसर, केसर सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है भारत में, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में केसर पाया जाता है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में क्या क्या पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में गेहूँ, गन्ना, दूध और जो है आलू, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश जो है हमारा गेहूं उत्पादन के मामले में नंबर 1 है भारत में, ठीक है। गेहूं उत्पादन में सारे राज्यों में सबसे आगे कौन सा है, हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में जो होता है क्या क्या होता है, जूट और चावल, जूट और चावल जो होते हैं प्रमुख रूप से होते हैं। और यहाँ पे जो जूट है और चावल है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, पश्चिम बंगाल में ही होते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा कहाँ होती हैं, पश्चिम बंगाल में होती हैं। और जो है असम में क्या होता है, असम में क्या होता है, वहाँ पे चाय की खेती होती है, तो वहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में चाय की फसल उगती है, ठीक है। तो असम में चाय। उसके बाद मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में क्या क्या होता है, सोयाबीन होता है और दलहन होते हैं सारी, और तिलहन और देखिए चना, ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, मध्य प्रदेश में होती हैं। मध्य प्रदेश में देख लीजिए सोयाबीन, दलहन, तिलहन और चना, ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश में हो गई। उसके बाद देखिए राजस्थान में, राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में सरसों होता है, सरसों सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, राजस्थान में होता है, ठीक है। तो राजस्थान में सरसों में नंबर 1 है राजस्थान, ठीक है। उसके बाद देखिए गुजरात,
गुजरात में क्या होता है, कपास और मूंगफली होता है। कपास मतलब जो रुई होता है और मूंगफली, ये दोनों के मामले में क्या है, हमारा जो गुजरात है नंबर 1 है। तो गुजरात में क्या होता है, कपास और रुई जो है, मूंगफली जो है ज़्यादा मात्रा में होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या क्या होता है, महाराष्ट्र में होता है प्याज, अरहर, अंगूर और आम। तो प्याज, अरहर, अंगूर और आम कहाँ पे, महाराष्ट्र में। और सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्याज। प्याज सारे राज्यों से सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कर्नाटक में। कर्नाटक में क्या क्या होता है, कर्नाटक में होता है कॉफ़ी उगता है, कॉफ़ी उगाई जाती है कर्नाटक में। और सूरजमुखी और रेशम, ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं कहाँ पे, कर्नाटक राज्य में। और किसी भी राज्य से ज़्यादा उगाई जाती है ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें जो हैं किसी भी राज्य से ज़्यादा कहाँ उगाई जाती हैं, कर्नाटक में। कौन कौन सी, कॉफ़ी, सूरजमुखी और रेशम, ये सब तीनों चीज़ें ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं बाकी राज्यों के मुकाबले, ठीक है। और कर्नाटक में है कुर्ग जिला। कुर्ग जिला में देखिए क्या है, यहाँ पे है कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र। कॉफ़ी का अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र है। और सर्वाधिक मात्रा में कॉफ़ी कहाँ पाई जाती है, इसी ज़िले में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देख लीजिए क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश में होता है हल्दी, तंबाकू और मक्का। आंध्र प्रदेश में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हल्दी, तंबाकू और मक्का। और मक्का में नंबर 1 है बाकी राज्यों के मुकाबले, क्या, हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है। मक्का में नंबर 1 है आंध्र प्रदेश। हमने देख लिया कृषि। अब हम लोग देखते हैं जो हमारे यहाँ का इरिगेशन सिस्टम है, जो नदियों से हम लोग जो इरिगेशन करते हैं हमारे कृषि भूमि को, उसको देख लेते हैं। कहाँ पे कौन से बांध बने हुए हैं, कौन सी परियोजनाएं हैं जिससे कि हमारे राज्यों के जो कृषि क्षेत्र है उसको जल मिल जाता है, ठीक है। तो हम कैसे देखते हैं, पहले देखिए यहाँ पे 37% जो जल है, 37% जो जल है वो कहाँ से आता है, बड़ी परियोजनाएं जो हैं उनसे आता है, ठीक है। और जो छोटी परियोजनाएं हैं 63% जो जल है वो सिंचाई के लिए कहाँ से आता है, वो छोटी परियोजनाओं से आता है, ठीक है। देखिए और हमारे यहाँ देखिए कि यहाँ पे सतलज नदी और ब्यास नदी जहाँ पे मिलती है वहाँ पे क्या है, हरिक्के बैरेज से निकलती है हमारी इंदिरा कैनल। ये देखिए इंदिरा कैनल निकलती है, इंदिरा गांधी नहर। और इसकी लंबाई कितनी है, ये 649 किलोमीटर है। 649 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और किस किस राज्यों के बीच में ये जल देती है, कौन कौन से राज्यों में जल प्रवाहित करती है, ये राजस्थान, गुजरात और पंजाब के क्षेत्र में जल प्रवाहित करती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र में देती है, कौन से राज्य में, राजस्थान में, ठीक है। और बाकी देखिए ऊपर में देखिए यहाँ पे झेलम की सहायक नदी है किस गंगा नदी, ठीक है। किस गंगा नदी किसकी सहायक नदी है, झेलम नदी की सहायक नदी है किस गंगा नदी। उस पर कौन सी परियोजना है, उस पर है किस गंगा परियोजना। किस गंगा परियोजना जो कि है भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है। कौन सी परियोजना, किस गंगा परियोजना। उसके बाद हम लोग देखते हैं टिहरी परियोजना। टिहरी नदी पे है, ठीक है। टिहरी पे कौन सी नदी पे, टिहरी की सहायक नदियाँ जो ऊपर से आती हैं कौन कौन सी, भागीरथी और भील गंगा के संगम पर, ठीक है। भागीरथी और भील गंगा के संगम पर कौन सी परियोजना है, टिहरी परियोजना, ठीक है। जो कि अभी प्रोसेस में, मतलब अभी जो बन रही है, ठीक है। कौन से राज्य में है ये, उत्तराखंड राज्य में है, अभी बन रही है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो क्या होगी, ये एशिया की सबसे बड़ी होगी, एशिया की सबसे बड़ी बिगेस्ट परियोजना होगी। कौन सी, ये है टिहरी परियोजना, ठीक है। एशिया की बिगेस्ट होगी जब बन जाएगी। और वर्ल्ड की कौन सी होगी, 5वें नंबर की होगी जब ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, टिहरी परियोजना। उसके बाद देखिए यमुना जो है, यमुना की सहायक नदी कौन सी है, चंबल नदी। चंबल नदी पे कौन सी परियोजना है, चंबल परियोजना, ठीक है। और ये किस राज्य में है, ये हमारे राजस्थान राज्य में है। और जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, मतलब कि दोनों की संयुक्त परियोजना, मतलब दोनों लाभान्वित होंगे, राजस्थान भी और हमारा मध्य प्रदेश भी, ठीक है। तो इसमें 3 डैम बने हुए हैं इस परियोजना में, चंबल परियोजना में 3 डैम बने हुए हैं। कौन कौन से, जवाहर सागर बांध बना हुआ है, जवाहर सागर बांध बना है, राणा प्रताप बांध बना हुआ है, राणा प्रताप बांध बना है देखिए।
और जो है गांधी सागर बांध बनाए। तो ये 3 बांध किसमें बने हुए हैं, हमारे जो चंबल परियोजना है उसमें 3 बांध बने हुए हैं, ये जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप बांध और गांधी सागर बांध। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, दूसरी कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पे कौन सी परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। और ये कहाँ पे है, ये गुजरात में है। ठीक है, नर्मदा नदी पे जो परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना वो कहाँ पे है, ये है गुजरात में। ठीक है, उसके बाद देखिए कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है तुंगभद्रा, जो कि पश्चिम की साइड बहती है, पश्चिम की साइड बह रही है, इधर आती है कृष्णा नदी से निकल के तुंगभद्रा नदी, जहाँ कर्नाटक राज्य में। ठीक है, ये जो तुंगभद्रा नदी पर परियोजना है, कौन सी परियोजना है, तुंगभद्रा परियोजना है, जो कि है कौन से राज्य में, कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, ये बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना है और दक्षिण भारत की एक प्रमुख परियोजना है। ठीक है, दक्षिण भारत की एक प्रमुख परियोजना है, कौन सी, ये हमारी तुंगभद्रा नदी परियोजना। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमारे केरल राज्य में है एक परियोजना, कौन सी, इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना कहाँ पे है, केरल राज्य में है, केरल राज्य में है इडुक्की परियोजना। कौन सी नदी पे है ये, पेरियर नदी पर, पेरियर नदी पर है इडुक्की परियोजना। ठीक है, कहाँ पे, केरल राज्य में। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे कृष्णा नदी की ओर। कृष्णा नदी पे कौन सी परियोजना देख लीजिए, कृष्णा नदी पे कौन सी परियोजना देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना। ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना देखिए ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कृष्णा नदी पे है नागार्जुन सागर परियोजना, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, यही है नागार्जुन परियोजना। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं महानदी पे एक परियोजना है, महानदी पे कौन सी परियोजना है, हीराकुंड परियोजना। ठीक है, हीराकुंड परियोजना कौन सी नदी पे है, हीराकुंड परियोजना कौन सी नदी पे है, महानदी पे। और कौन से राज्य में है ये उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा राज्य में। ठीक है, उड़ीसा राज्य में। और ये विश्व का सबसे लंबा परियोजना है, कौन, ये जो है हमारा हीराकुंड परियोजना, ये विश्व का सबसे लंबा परियोजना है। ठीक है, कौन से राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है, विश्व का सबसे लंबा परियोजना है हीराकुंड परियोजना। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं दामोदर नदी पर कौन सी परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना कौन सी नदी पे है, दामोदर नदी पे है। और कौन कौन से राज्यों के बीच में है, ये झारखंड और वेस्ट बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ये परियोजना है। ठीक है, ये जो है देश का प्रथम नदी घाटी परियोजना है, देश का प्रथम जो है नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, आगे कौन सी नदी है, रिहंद नदी। रिहंद नदी देख लीजिए, रिहंद नदी जो है ये रही रिहंद नदी, कहाँ पे है, ये रही रिहंद नदी जो है ये सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है। तो और सोन नदी की कौन सहायक नदी है, रिहंद नदी। उस पर परियोजना कौन सा है, रिहंद परियोजना। ठीक है, रिहंद परियोजना है सोन नदी पे, मतलब रिहंद नदी पे, जो कि सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी। और वो कौन से राज्य में है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी परियोजना, मतलब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, रिहंद परियोजना। ठीक है, और उसके पीछे जो जल का झील बनता है इस परियोजना में, वो कौन सा झील है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, इस परियोजना में जो झील बनता है वो कौन सा है, उस झील का क्या नाम है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, एक परियोजना है सतलज नदी पर। सतलज नदी देखिए कहाँ से निकली है, लेक राकसताल के पास से निकली है और बहती हुई पश्चिम की ओर गई है, भारत होते हुए पाकिस्तान में चली गई। ठीक है, तो ये क्या है, सतलज नदी पे कौन सी परियोजना है, देखिए भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागर परियोजना कौन सी नदी पे है, ये सतलज नदी पे है। और कौन कौन से राज्यों के बीच में है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन 4 राज्यों के बीच में है भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए एशिया सेकेंड हाईएस्ट
ऊंचाई पे स्थित है, ठीक है। एशिया में दूसरे नंबर पे ऊंचाई पे बने हुए बांधों में, ठीक है। तो ऊंचाई पे बने हुए बांधों पे दूसरे नंबर पे इसकी ऊंचाई कितनी है 225.55 मीटर, 225.55 मीटर। क्या ये एशिया के सेकेंड हाईएस्ट कौन सी है परियोजना है? भाखड़ा नागल बांध जो है ये एशिया के सेकेंड हाईएस्ट बांध है। और इसका कितना ऊंचाई है? इसकी हाइट है देखिए यहाँ पे 225.55 मीटर। उसके बाद देखिए जो इसके भाखड़ा नांगल बांध के पीछे जो झील बनता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील, ठीक है। जिसके पीछे झील बनता है वो कौन सा है? गोविंद सागर झील है, ठीक है, गोविंद सागर झील है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग ने क्या क्या देख लिया, हमने देखा कृषि और सिंचाई, कृषि और सिंचाई परियोजनाएं और देख ली सारी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? हम भारत में जो खनिज संगठन है और संसाधन है और उसके बारे में पढ़ लेंगे, जो मतलब मिनरल्स पाए जाते हैं भारत में वो स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो कृषि और सिंचाई है मैंने आपको बता दिया। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होगा, कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही होगी, अगर छोटा दिख रहा होगा तो इसको एक बार क्वालिटी हाई करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब सही हो जाएगा। फिर उससे आप लोग इससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, जो ना समझ में आए उसको कमेंट कीजिएगा, वो बता दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? खनिज संसाधन पढ़ेंगे जो हमारे भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। तब ठीक है, बस करते हैं ना।